कभी सोचा है आज जब हमारे पास इतना सारा डेटा है, हर पल जानकारी हमारी उंगलियों पर है, तो भी भविष्य का अंदाजा लगाना इतना मुश्किल क्यों होता है? आज हम नेट सिल्वर की किताब द सिग्नल एंड द नॉइज की दुनिया में उतरेंगे और इसी बड़े सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। ये नंबर देखिए, 45,000। क्या लगता है ये क्या है? ये सिर्फ अमेरिकी सरकार द्वारा हर साल जारी किए जाने वाले आर्थिक संकेतों की संख्या है। सोचिए, सिर्फ एक सरकार से इतना डेटा। अब अंदाजा लगाइए कि हम असल में जानकारी के किस महासागर में तैर रहे हैं और इसमें से काम की बात ढूंढ निकालना कितना बड़ा चैलेंज है। तो चलिए किताब के दो सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं, सिग्नल और शोर। सिग्नल मतलब सच्चाई, वो असली जानकारी जो हमें सही रास्ता दिखाती है। और शोर, शोर वो हर चीज है जो हमारा ध्यान भटकाती है, हमें गुमराह करती है। एक अच्छी भविष्यवाणी का मतलब यही है कि सिग्नल को पकड़ो और शोर को बाहर फेंको। आज हम इन खास पड़ावों से होकर गुजरेंगे। हम सिग्नल और शोर के बीच के फर्क को समझेंगे, फिर देखेंगे कि हम भविष्य का अनुमान लगाने में इतनी गलतियां क्यों करते हैं, और सबसे जरूरी, हम बेहतर भविष्यवक्ता बनने के कुछ प्रैक्टिकल तरीके भी सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां जानकारी की मात्रा तो हर पल बढ़ रही है, मतलब सच में एक सैलाब की तरह। लेकिन असली प्रॉब्लम यह है कि काम की जानकारी यानी हमारा सिग्नल उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा। जो बढ़ रहा है वो है शोर। इसी को कभी-कभी प्रोडक्टिविटी पैराडॉक्स भी कहा जाता है। मतलब हमारे पास टूल्स तो बहुत आ गए, पर क्या हम सच में ज्यादा समझदार हो पाए हैं? खतरा यही है कि जब हम बिना सोचे समझें इस डेटा के सागर में गोते लगाते हैं तो हम गलतियां करने लगते हैं। हम शोर में ऐसे पैटर्न्स देखने लगते हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं होता, और असली सिग्नल हमारे हाथ से फिसल जाता है। तो होता क्या है जब हम सिग्नल और शोर में फर्क नहीं कर पाते? नतीजा, बहुत बड़ी बड़ी और कभी-कभी तो विनाशकारी भविष्यवाणियों का फेल होना। चलिए असल दुनिया के कुछ उदाहरण देखते हैं। 2008 के आर्थिक संकट से ठीक पहले की बात है। बड़ी बड़ी रेटिंग एजेंसियों ने भविष्यवाणी की कि कुछ मॉर्टगेज बैक्ड सिक्योरिटीज में डिफॉल्ट का खतरा सिर्फ 0.12% है। लेकिन असल में क्या हुआ? उनमें से 28% डिफॉल्ट हो गई। ये अनुमान से 200 गुना ज्यादा था। ये एक क्लासिक उदाहरण है कि सिग्नल को पूरी तरह नजरअंदाज करने का नतीजा कितना भयानक हो सकता है। और ये कोई एक बार की गलती नहीं थी। ये चार्ट देखिए, ये 18 सालों के जीडीपी पूर्वानुमानों को दिखाता है और एक परेशान करने वाला पैटर्न साफ नजर आता है। अर्थशास्त्रियों ने 90% आत्मविश्वास के साथ अपनी भविष्यवाणियां की, लेकिन हकीकत में वो 3 में से सिर्फ 2 बार ही सही थे। ये हद से ज्यादा आत्मविश्वास का एक क्लासिक केस है। तो सवाल यह है कि सही अनुमान लगाना इतना मुश्किल है क्यों? इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला, आउट ऑफ सैंपल घटनाएं, जिन्हें हम ब्लैक स्वॉन इवेंट्स भी कहते हैं। मतलब ऐसी चीजें जो पहले कभी नहीं हुई, जैसे 2008 का संकट। दूसरा, अर्थव्यवस्था जैसी प्रणालियां गतिशील होती हैं। इसे बटरफ्लाई इफेक्ट की तरह सोचिए। एक छोटी सी शुरुआती गलती भी समय के साथ बहुत बड़ी बन सकती है। और तीसरा, सच तो यह है कि हमारे पास इन जटिल सिस्टम्स को पूरी तरह समझने के लिए कोई मजबूत थ्योरी है ही नहीं। अब आते हैं उस सबसे बड़ी गलती पर जो हम सब करते हैं, सहसंबंध यानी कोरिलेशन को कारण मान लेना। इसका सीधा सा मतलब है, सिर्फ इसलिए कि 2 चीजें एक साथ हो रही हैं, हम मान लेते हैं कि एक की वजह से दूसरी हो रही है। ये एक बहुत बड़ा मानसिक जाल है। इस बात को समझने के लिए एक क्लासिक उदाहरण लेते हैं। सवाल यह है कि क्या आइसक्रीम खाने से शार्क के हमले होते हैं? पहली नजर में यह सवाल कितना बेतुका लगता है ना? लेकिन मजेदार बात यह है कि डेटा तो कुछ और ही कहानी कहता है। जब आइसक्रीम की बिक्री बढ़ती है तो शार्क के हमले भी बढ़ते हैं, और जब बिक्री कम होती है तो हमले भी कम हो जाते हैं। तो क्या इसका मतलब है कि दोनों में कोई कनेक्शन है? क्या आइसक्रीम में कुछ ऐसा है जो शार्क को खींचता है? बिल्कुल नहीं। यहां एक छिपा हुआ तीसरा खिलाड़ी है, गर्मी का मौसम। गर्मियों में लोग ज्यादा आइसक्रीम खाते हैं और ज्यादा तैरने भी जाते हैं, जिससे शार्क के हमलों की संभावना बढ़ जाती है। ये एक शानदार उदाहरण है जो हमें याद दिलाता है कि डेटा के पीछे का लॉजिक खोजना कितना जरूरी है। हमेशा याद रखें, सहसंबंध कारण नहीं होता। तो ठीक है, हमने समस्याएं तो समझ ली, पर सॉल्यूशन क्या है? हम बेहतर भविष्यवक्ता कैसे बन सकते हैं? नेट सिल्वर कहते हैं कि हमें एक लोमड़ी की तरह सोचना सीखना होगा। एक ऐसी लोमड़ी जो कई अलग अलग आइडियाज को देखती है और किसी एक विचार से बंद कर नहीं रहती। तो एक लोमड़ी की तरह सोचने के लिए हम 3 आदतें अपना सकते हैं। पहला, संभाव्यता यानी प्रोबेबिलिटी के आधार पर सोचें।
ऐसा होगा कहने की बजाय एक अच्छा भविष्यवक्ता कहता है, ऐसा होने की 70% संभावना है। दूसरा, बौद्धिक विनम्रता। मतलब जब तथ्य बदलें तो अपनी राय बदलने के लिए तैयार रहना। और तीसरा, कई अलग अलग स्रोतों को देखना, यहां तक कि उन्हें भी जिनसे हम असहमत हों, ताकि हमें एक पूरी तस्वीर मिल सके। चलिए दूसरी आदत को समझने के लिए पोकर का एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपको पोकर में 2 इक्के मिलते हैं। खेल का सबसे अच्छा शुरुआती हाथ। आपकी पहली भविष्यवाणी है कि आप ये गेम आसानी से जीत जाएंगे। आपका आत्मविश्वास आसमान पर है। लेकिन फिर टेबल पर 3 कार्ड खुलते हैं, हुक्म का 9, 10 और गुलाम। और तभी आपका प्रतिद्वंदी एक बहुत बड़ी शर्त लगाता है। ये एक नया और मजबूत सबूत है जो आपकी शुरुआती भविष्यवाणी को सीधी चुनौती दे रहा है। तो अब क्या? एक अच्छा भविष्यवक्ता समझेगा कि खेल पूरी तरह से बदल चुका है। अब उसके हारने की संभावना बहुत ज्यादा है। इसलिए उसे अपने शुरुआती आत्मविश्वास को छोड़कर हाथ को फोल्ड कर देना चाहिए। यही मतलब है नए सबूतों के आधार पर अपनी सोच को अपडेट करने का। अगर आपको ये समझने में मजा आ रहा है कि सिग्नल को शोर से कैसे अलग किया जाए, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसे और विश्लेषण देख सकें। अपनी सोच को लगातार अपडेट करने की ये जो प्रक्रिया है, ये सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही पावरफुल गणितीय ढांचा भी है। इसे कहते हैं बेज प्रमेय, और ये एक अच्छे भविष्यवक्ता का सबसे बड़ा हथियार है। आसान भाषा में कहें तो बेज प्रमेय हमें सिखाता है कि नए सबूतों के आधार पर अपने पुराने विश्वासों को तर्कसंगत तरीके से कैसे अपडेट किया जाए। ये भावनाओं को समीकरण से बाहर निकालकर हमें लॉजिक के रास्ते पर रखता है। चलिए इसे एक असली उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक साथी के धोखा देने की औसत संभावना, यानी हमारा प्रारंभिक विश्वास, सिर्फ 4% है। यह हमारा शुरुआती बिंदु है, इससे पहले कि हमें कोई नया सबूत मिले। आप सोचिए, आपको घर पर एक ऐसी पैंट मिलती है जो आपकी नहीं है। ये एक नया सबूत है। हमारा पहला रिएक्शन क्या होगा? शायद हम सबसे बुरे नतीजे पर पहुंच जाएंगे। लेकिन बेजियन सोच हमें तर्कसंगत रहने पर मजबूर करती है। हमें दूसरे कारण भी सोचने होंगे। क्या ये किसी दोस्त की हो सकती है? क्या लॉन्ड्री में गलती से आ गई? इस नए सबूत को हमारी शुरुआती धारणा के साथ तौलने पर धोखा देने की संभावना बढ़ती है, शायद 14% तक। ये एक बड़ी छलांग है, पर यह 100% निश्चितता से बहुत दूर है। और यही बेजियन सोच का सार है। लगातार अपना मन बदलना कमजोरी नहीं, बल्कि तर्कसंगतता की सबसे बड़ी निशानी है। एक अच्छा भविष्यवक्ता जिद्दी नहीं होता। वो हमेशा सीखने और अपनी सोच को बेहतर बनाने के लिए तैयार रहता है। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत को समेटते हैं। हमने देखा है कि जानकारी के इस सैलाब में सिग्नल को शोर से अलग करना कितना मुश्किल और कितना जरूरी है। तो इस जानकारी के सागर में हमारा दिशा सूचक क्या होना चाहिए? याद रखें, डेटा की मात्रा से चौंधियाएं नहीं, क्वालिटी की तलाश करें। जटिल सिस्टम्स का सामना विनम्रता से करें। अपने आत्मविश्वास की सीमाओं को पहचानें। हमेशा सवाल करें कि क्या एक कोरिलेशन के पीछे कोई असली कारण छिपा है या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है। और सबसे बढ़कर लोमड़ी की मानसिकता अपनाएं। लचीली, संभाव्य और तथ्यों के बदलने पर सीखने और ढलने के लिए हमेशा तैयार रहें। और अब जाने से पहले एक सवाल आपके लिए। ऐसा कौन सा एक मजबूत विश्वास है जो आप रखते हैं? और ऐसा कौन सा नया सबूत होगा जो आपको उस विश्वास पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर कर देगा? इस पर सोचना ही एक बेहतर भविष्यवक्ता बनने की दिशा में पहला कदम है।